जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। गुजरात में मैन्युफैक्चर करेगी टाटा C295 एयरक्राफ्ट को। चीन की हर एक हरकत का तेजी से जवाब देने के लिए LAC के पास के एयरफील्ड्स पर हो रहे हैं मेजर अपग्रेड्स। DRDO M का फाइटर से हटकर 6th जनरेशन फाइटर पर कर रही है काम। भारत के स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम को और भी ज्यादा सिक्योर और एक्सपेंड करने की योजना। और भारतीय रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा PUK को वापस लेने के बाद। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया और भारत की डोमेस्टिक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इस बात का फैसला लिया गया है कि एयरबस के कोलैबोरेशन के साथ जो टाटा इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने वाली है, तो इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में स्थापित की जाएगी। और इस 30 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की नींव रखेंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से भी बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर कि जो 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो उनमें से 16 एयरक्राफ्ट तो फ्लाई बैक कंडीशंस के तहत डायरेक्टली एयरबस से लिए जाएंगे, लेकिन जो बाकी के 40 एयरक्राफ्ट हैं उसे टाटा ग्रुप भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। और आपको ये भी बता दें कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मामले में ये भारत की किसी प्राइवेट कंपनी को मिला अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर जो 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत लिए जाने, तो उनकी डिलीवरी सितंबर 2023 से अगस्त 2025 तक शेड्यूल की गई है। और टाटा द्वारा भारत में जो पहला C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो वो सितंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद है। और वडोदरा में स्थापित होने वाला ये भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। तो जैसा कि अलग अलग सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ था कि LAC के पार जो चीन है वो अपने नए नए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तेजी से बनाने में लगा हुआ है। तो अब इन्हीं सब रिपोर्ट्स के बीच ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स के हवाले से यह बताया गया है कि भारत जल्द ही पूर्व लद्दाख में LAC से 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस के लिए न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का कार्य शुरू करने वाला है। और आपको बता दें कि न्योमा वही एयरफील्ड है जिसका इस्तेमाल भारत चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान मैन और मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया था। और इस एयरफील्ड ने शिनूक जैसे हैवी लिफ्ट चॉपर से लेकर C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को देखा है। और ANI के साथ बात करते हुए सीनियर डिफेंस ऑफिशियल का कहना है कि अब इस न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को जल्द ही फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस के लिए अपग्रेड किया जाएगा। और इसके अपग्रेड के लिए जो क्लियरेंस और अप्रूवल्स हैं, तो उनमें से अधिकतर ऑलरेडी मिल चुके हैं। और योजना के अनुसार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इस नए एयरफील्ड पर अपग्रेड के लिए जो निर्माण कार्य है उसे BRO द्वारा ही अंजाम दिया जाएगा। और एक बार ये अपग्रेड पूरा होने के बाद फिर इस एरिया से फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस के लिए एयरफोर्स की एबिलिटी को काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, और जिसमें हम बड़ी तेजी से अपने एडवर्सरी के किसी भी मिसएडवेंचर को टैकल कर सकेंगे। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में एयरफील्ड्स को विकसित करने के लिए भारत मल्टीपल ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, जिसमें दौलत बैकोल्डी, फुकचे और न्योमा शामिल है। यानी कि खास तौर पर ऐसे एयरफील्ड्स जो कि चीन के साथ सटी LAC से केवल कुछ ही मिनट्स की दूरी पर हो। और बाकी LAC के करीब होने की वजह से जो न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, तो इसकी रणनीतिक महत्वता अपने आप ही काफ़ी बढ़ जाती है। और ये जो एयरफील्ड है, ये लेह एयरफील्ड और LAC इन दोनों के बीच के क्रिटिकल गैप को फिल करने के लिए एक पुल की तरह काम करता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट स्पेस सेक्टर से है, जहां PTI के साथ एक इंटरव्यू में इसरो चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ की तरफ से बताया गया है कि भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक है, तो अब इसरो इसे एक्सपेंड करने की योजना पर काम कर रही है। अभी के समय जो नाविक है, तो वो भारत में रियल टाइम पोजिशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 7 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है। और जबकि ऑफिशियल के मुताबिक नाविक सिस्टम अभी अपने फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनल रिजीम में है भी नहीं, क्योंकि इन 7 सैटेलाइट्स में से कुछ फेल हो चुकी हैं। और इसलिए इसरो ने नाविक की रीच को एक्सपेंड करने के लिए करीब 12 एडिशनल सैटेलाइट्स के लॉन्च की परमिशन के लिए भारत सरकार को अप्रोच किया है। और अभी वर्तमान समय में नाविक जो करीब 1500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है, तो इसके एडिशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बाद ये एरिया और बढ़ जाएगा। और अभी जो नाविक की 7 सैटेलाइट्स हैं, तो इसरो उनमें से करीब 5 सैटेलाइट्स को जल्द ही बदलने की योजना भी बना रही है। और ऑफिशियल का यह भी कहना है कि अभी वर्तमान समय में नाविक के सैटेलाइट्स का जो कॉन्स्टलेशन है वो L5 बैंड और S बैंड में ऑपरेट होता है, जो कि मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन और एविएशन सेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब आम जनता के इस्तेमाल के लिए नाविक की नई सैटेलाइट्स में L1 बैंड को इक्विप करने की जरूरत है, जो कि पब्लिक यूज़ के लिए एक टिपिकल GPS बैंड होता है, जो कि अभी वर्तमान समय में नाविक में नहीं है। और इसी वजह से हमारा स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम अभी भी सिविलियन सेक्टर के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। लेकिन नाविक के लिए नई सैटेलाइट्स के लॉन्च के साथ ही ये जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। तो जैसे कि अभी तक कई सारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम M का है, तो इसके 2 मेन वेरिएंट होंगे MK1, जिसमें से एक होगा MK1 जिसे 5.5 जनरेशन का फाइटर कहा जा रहा है, और दूसरा होगा MK2 जिसे 6th जनरेशन का फाइटर कहा गया है।
लेकिन आज हम आपको एमका प्रोग्राम से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और वो ये है कि अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो के दौरान हमारे डिफेंस एक्सपी नेटवर्क के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एमका प्रोग्राम पर काम कर रहे ऑफिशियल्स के हवाले से कंफर्म किया गया है कि एमका मार्क 2 जैसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं। और रही बात 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की, तो डीआरडीओ उस पर सेपरेटली काम कर रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका है तो वो अपने आप में एक अलग प्रोग्राम है, और जो 6th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने वाला प्रोग्राम है तो वो एक सेपरेट प्रोग्राम है। हालांकि इस बारे में और अधिक डिटेल्स तो नहीं मिल पाई। बाकी ये जरूर कंफर्म किया गया कि एमका की क्रिटिकल डिज़ाइन स्टेज कंप्लीट हो चुकी है और अब डिटेल डिज़ाइन स्टेज पर काम चल रहा है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है जिसमें ट्रिब्यून की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अपने MI-17 V5 और स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट के लिए करीब 200 एडवांस्ड नाइट विजन गॉगल्स को खरीदेगी। और जो ये 3rd जनरेशन के नाइट विजन गॉगल्स होंगे तो इन्हें स्वदेशी सोर्सेज से ही लिया जाएगा। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियल लेवल पर केवल 200 नाइट विजन गॉगल्स की ही रिक्वायरमेंट रखी गई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एयरफोर्स की जो एंटायर हेलीकॉप्टर फ्लीट है वो एक ही बार में नाइट फ्लाइंग के लिए चली जाएगी। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स सोर्सेज का कहना है कि भविष्य में इस तरह के नाइट विजन गॉगल्स की जो प्रोक्यूरमेंट्स है तो वो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर रहेगी, और जैसे जैसे जरूरत महसूस होगी तो इंडियन एयरफोर्स के बाकी के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी इन स्वदेशी नाइट विजन गॉगल्स को लिया जाएगा। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत के प्राइवेट फर्म टॉनबो इमेजिंग द्वारा बनाए गए नाइट विजन एविएटर गॉगल्स एक अच्छा स्वदेशी विकल्प हो सकते हैं। कल जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी आतंकी द्वारा सर्च पार्टी पर ओपन फायर किया गया था, और इस फायरिंग में 52 राष्ट्रीय राइफल्स के राइफलमैन कुलभूषण मंटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और उपचार के लिए उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और हमारे इस वीर ने इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कुलगांव में भी एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है, और अभी तक इस मुठभेड़ में हमारे फोर्सेस ने एक सुअर को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया है। बाकी सर्च जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए शौर्य दिवस प्रोग्राम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि यह शौर्य दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि भविष्य में कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी विभाजनकारी शक्तियां हमारे सामने क्यों ना आ जाए, पर हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। और फिर इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना भर शुरू किया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे, और उसके अनुरूप हम अपने बाकी के बचे हिस्से जैसे कि गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान से भी ये सवाल जरूर करना चाहूँगा कि हमारे जिन क्षेत्रों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है तो वहाँ के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करता है ये सभी जानते हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है, और पाकिस्तान भी पीओके में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि आज के दिन 1947 में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी हमलावरों से बचाने के लिए महाराज हरि सिंह की तरफ से की गई मदद की अपील के बाद आज ही भारतीय सेना को कार्रवाई के लिए भेजा गया था, और इसी दिन भारतीय सैनिक श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरे थे, और फिर जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने पाक द्वारा समर्थित कबालियों को खदेड़ने के लिए लड़ाई लड़ी थी। रशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि 8 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रशिया में अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ये भारतीय विदेश मंत्री की रशिया की पहली ऑफिशियल विजिट होगी, और ये विजिट एक ऐसे समय पर भी हो रही है जब अभी हाल ही में यूक्रेन में स्थित भारतीय एम्बेसी ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके ये कहा था कि जितना जल्दी हो सके वे यूक्रेन को छोड़ दें। बाकी इसके अलावा रशिया के विदेश मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल का यह भी कहना है कि अगर यूक्रेन के साथ वॉर में रशिया के खिलाफ यूएस और उसके अलाइज की कॉमर्शियल सैटेलाइट्स भी इन्वॉल्व पाई जाती हैं तो फिर ऐसे में रशिया इन सैटेलाइट्स को भी एक लेजिटिमेट टारगेट के तौर पर ही देखेगा। इसके अलावा रशिया के राष्ट्रपति की तरफ से भी कुछ बयान देखने को मिले, जैसे कि उनका कहना था कि रशिया केवल अपने वजूद को बनाए रखने के लिए अपने राइट्स को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया को डिस्ट्रॉय करने के प्रयासों में हैं। और रशियन राष्ट्रपति का यह भी कहना था कि आने वाला जो दशक होगा वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक का सबसे खतरनाक होगा। बाकी एक अपडेट यह है कि पेंटागन के स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में
चाइना को यूएस की सबसे अधिक परिणामी चुनौती और रशिया को एक तीव्र खतरे की तरह बताया गया है। और जबकि पेंटागन के इस डॉक्यूमेंट में नॉर्थ कोरिया को लेकर यह कहा गया है कि अगर अमेरिका के हितों पर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो फिर वो नॉर्थ कोरिया में किम रिजीम का अंत होगा। इन सबके बीच यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया है कि अगर वे 2024 में यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं तो वे एक बार फिर से यूएस और भारत के संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान ने अभी हाल ही में ग्रीस से F-16 फाइटर्स उन्हें बेचने के लिए पूछा था, लेकिन ग्रीस ने पाकिस्तान को ये फाइटर्स देने से साफ मना कर दिया। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि इन फाइटर्स को खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा है क्या। इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1947 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में नायक छिमत दोरजे और सिपाही सोनम रबगेस ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी आखिरी सांस तक पोस्ट की रक्षा करी और अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में ही सिग्नल मैन धर्मचंद ढिल्लन भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1998 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट अमित कौल ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज इंडियन आर्मी का 76th इन्फेंट्री डे भी है। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि आज के दिन 1947 में आर्मी की सिख रेजिमेंट ने एयरफोर्स के विशेष डकोटा एयरक्राफ्ट से श्रीनगर में पहली बार लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी हमलावरों से बचाया था और इसलिए हर साल 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, आज के दिन 1947 में जब श्रीनगर में इंडियन आर्मी ट्रूप्स को कैरी करने वाला जो डकोटा एयरक्राफ्ट था तो उसको एयरफोर्स के किस ऑफिसर ने लीड किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।